और बात कोटा की। कोटा में कार्य समिति की बैठक के दूसरे सत्र में बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। ब्लैक पेपर जारी करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। राठौड़ ने कहा, तमाम बड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रदर्शन करेगी। झूठे वादे किए गए। आज राजस्थान में आंकड़े ये कह रहे हैं कि जो फसली ऋण से जुड़े हुए किसान हैं उनका 5% भी उन किसानों को ऋण माफी का लाभ नहीं मिला। नेशनलाइज्ड बैंक, शेड्यूल बैंक में जिन किसानों ने ऋण लिया, एक मुश्त समाधान के लिए, एक मुश्त सेटलमेंट के नाम पर कल्ला कमेटी बनी। कल्ला कमेटी दक्षिण राज्यों में दौरा करके आई और आज उन किसानों के साथ इतनी नाइंसाफी हुई है कि उन्होंने सरकार के भरोसे पैसा चुकाया नहीं। और बात श्रीगंगानगर की। श्रीगंगानगर में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने यह बड़ी कार्रवाई की। अलग अलग फर्म पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अधिकारियों ने 4500 लीटर घी को सीज कर लिया है। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और 4500 लीटर नकली घी को सीज कर लिया गया है। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मिलावट के खिलाफ बड़ा शिकंजा कसा गया है और मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने 4500 लीटर घी को सीज कर लिया है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। गहलोत सरकार 100 से 50 करोड़ की पेयजल योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ वर्ल्ड बैंक और नाबार्ड के आगे हाथ फैला रही है। वहीं दूसरी ओर जलदाय विभाग के अधिकारी और इंजीनियर्स ठेका कंपनियों पर 1000 करोड़ की दरियादिली दिखा रहे हैं। विभाग के अधिकारियों और इंजीनियर्स की मिली भगत के चलते सालों से ठेका कंपनियों पर लगाई गई पेनल्टी और रिस्क एंड कास्ट की रकम वसूल नहीं की गई। विभाग के अधिकारियों और इंजीनियर्स की बड़ी कंपनियों पर इस कदर मेहरबानी चल रही है कि बकाया राशि की तो वसूली करना तो दूर, बल्कि खुद कंपनियों को बचाने और पेनल्टी की वसूली को रोकने के लिए उन्हें कोर्ट का रास्ता बता रहे हैं। पिछले 15 सालों में ठेका कंपनियों से 1000 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी। वहीं इस पर जलदाय मंत्री का कहना है कि कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। देखिए, कोई भी शिकायत अगर कोई आती है तो उस पर निष्पक्ष कार्रवाई हम करेंगे, चाहे वो ठेकेदारों की तरफ से उठाई गई हो, चाहे जनता की तरफ से उठाई गई हो। शिकायत सही होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई हम करेंगे, ये मेरा वादा है। राजस्थान का जलदाय विभाग 1000 करोड़ रुपए का रिस्क लिए बैठा है। विभाग की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों में जो ठेकेदार हैं या फर्म हैं उनके ऊपर पेनल्टी और रिस्क कॉस्ट के मामले में करीब 1000 करोड़ रुपए की वसूली बकाया है। लेकिन विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी इस वसूली में लगातार ढील बरत रहे हैं और ऐसी फर्मों को फायदा पहुंचा रहे हैं जिनसे ये बकाया राशि वसूली जानी है। फिलहाल राजस्थान के जलदाय मंत्री ने पूरे मामले को लेकर के कहा है कि हमें अगर इस मामले में शिकायत मिलेगी तो हम मामले की तह तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि राजस्थान के अंदर जो पेनल्टी और रिस्क कॉस्ट के मामले में 1000 करोड़ रुपए की बकाया वसूली निकल रही है, उसके मामले में कौन लापरवाही और ढील बरत रहा है। देखना यह होगा कि विभाग की ओर से लिए जा रहा है इस बड़े रिस्क के मामले में आखिरकार विभाग कब जागता है और कब इतनी बड़ी रकम जिम्मेदारों से वसूली जाती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब नया गैस कनेक्शन लेना महंगा हो गया। एचपीसीएल ने नए गैस कनेक्शन के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। अब नए गैस कनेक्शन के लिए 2856 रुपए की बजाय 3706 रुपए चुकाने होंगे। नई दरें कल से लागू होंगी। फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि अभी फिलहाल में एक ही कंपनी ने दाम बढ़ाए हैं, लेकिन आने वाले समय में बाकी कंपनियां भी दाम बढ़ा सकती हैं। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। उन्होंने आग्रह किया कि केंद्र सरकार को बढ़ी हुई दरें वापस लेने पर विचार करना चाहिए।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक पत्र सामने आया है जिसमें उन्होंने सिलेंडर की प्रतिभूति राशि जो है वो 1450 से बढ़ा के 2200 रुपये कर दी है। 5 किलो सिलेंडर की प्रतिभूति राशि जो है वो 800 से बढ़ा के 1150 कर दी है और रेगुलेटर की सिक्योरिटी जो है वो 150 से बढ़ा के 250 रुपये कर दी है, जिससे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर आज से ही मेरे ख्याल से गैस कनेक्शन लेना महंगा हो जाएगा। जहां पूर्व में 2950 रुपये के करीब गैस कनेक्शन उपलब्ध था, वहाँ आज 3700 रुपये के ऊपर ही कोई ये गैस कनेक्शन मिल पाएगा। और अब खबर मौसम की। प्री मानसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। थोड़ी सी बारिश से ही प्रशासन की तैयारियों की पोल खुल गई। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर हो या फिर नगर निगम हेरिटेज, सबका एक ही हाल है। जाम, नालों से सड़कों पर दरिया दिखने लगा है। निगम का दावा है कि मानसून से पहले नाले साफ हो जाएंगे। नालों की सफाई पर करोड़ों का बजट भी बहाया जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल शहर में नालों की संख्या 30% बढ़ाई गई है। इनकी सफाई का बजट 200% तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन नाला है कि साफ नहीं होता। थोड़ी सी बारिश आ जाए तो ये काम में कोई ऐसी समस्या आएगी नहीं। हमारे 162 के आसपास पे काम चल रहा है, 40-50 हो गए। ये प्रतिदिन हो रहे हैं, ऐसा नहीं इतने बड़े नाले भी नहीं है। वो तो जब लग जाता है साधन तो, और हमारे चीफ इंजीनियर को हमने कहा है इसका डेली मॉनिटरिंग करें। मेरे ख्याल से आगामी 10 दिनों में काफ़ी अच्छी प्रगति हम ले आएंगे। अहम जिम्मेदारी है और इसकी मॉनिटरिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पार्षदों को भी वो भी फील्ड में रहें। मैं खुद भी फील्ड में जाती हूँ। अभी मॉनसून आने वाला है, नाले सफाई का काम चल रहा है। मैं कल ही जाकर आई हूँ राउंड पे कि कितने नाले किस प्रकार से सफाई हुए, और मैंने हमेशा कहा है अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। काम अच्छा करना होगा। आप जनता के लिए यहाँ बैठे हैं, हम जनता के लिए बैठे हैं। जनता को एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए, स्वच्छ माहौल मिलना चाहिए। इसके लिए मैं चाहे मेरी पूरे पार्षद टीम सब सड़कों पे जाएंगे, वार्डों में जाएंगे और बेहतर काम करेंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के नालों की सफाई की पड़ताल हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ नगर निगम ये दावा कर रहा है कि शहर के 50% नाले साफ हो चुके हैं। मैं भी इस ऐसे एक नाले की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जहां पर कि दावा यह है कि यहाँ की सफाई हो चुकी है, लेकिन आप खुद तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से गंदगी और मलबे से अभी भी जो नाले हैं वो यहाँ पर अटे पड़े हैं। स्थानीय लोग हैं वो परेशान होते हैं, बारिश में भी उनको शिकायतें होती है, लेकिन बावजूद इसके सुनने वाला कोई नहीं है। ये सफाई हो चुकी है इसकी? हाँ, 2 दिन पहले ही हुई है, आज ये स्थिति है। 2 दिन पहले ये सफाई हुई है। एक बार तस्वीर वापस देखिए आप। ये 2 दिन पहले हुई हुई है, जबकि आधा भरा पड़ा है। ऊपर का निकाल के चले गए हैं, कोई सुनता नहीं है। जो आते हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं कि साहब ये ठेकेदार का काम है, ये बाहर पड़ा छोड़ जाते हैं। ये हमने जलवाया, ये पूरा कचरा यहाँ बाहर पड़ा था। अच्छा, ये कचरे की जो ढेरी लगी उसको 100 रुपये दे के उससे जलवाया, पूरा इकट्ठा करवा के। जो भी प्लास्टिक यहाँ से निकला जो आता है हमारा, इसको दे के उसने ये सफाई करी है। और ये देखो ये कचरे की स्थिति क्या है, रोज रहती है। ये कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई नहीं सुनता है, कोई जिम्मेदार नहीं है। यहाँ जब सफाई हो रही है साहब बराबर नाले की? बिल्कुल भी सफाई नहीं है। और 2 दिन पहले हुई? 2 दिन पहले हुई है, बट उसको प्रॉपर तरीके से कोई नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बाहर कचरा और सब कुछ फैला हुआ है, जो कि काफ़ी अनहाइजीनिक है। और आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सब परेशान है, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। मैं यही कहूँगा कि आगे जाके इसको कहीं रिक्वेस्ट की जाए। कचरा नहीं उठने के कारण भी समस्या है? कचरा नहीं उठने का कारण की समस्या है, जिसके कारण सब लोग यहाँ पे और डाल जाते हैं। महेश तातिच, न्यूज़ 18 जयपुर। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन। हाईवे बंद है, लेकिन प्रशासन ने व्यवस्था इसकी पहले से कर रखी है। तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि हाईवे बंद है, वहाँ धरना चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने दोनों तरफ से, पुलिस प्रशासन ने मिला के व्यवस्था कर रखी है। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आज तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम करके सैनी समाज के लोग बैठे हुए हैं। प्रशासन की ओर से कई दौर की बातचीत की कोशिशें हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। मैं बड़े विनम्र शब्दों में आपसे माध्यम से सैनी समाज से, कुशवाहा समाज से, जो भी समाज के लोग वहाँ बैठे हैं, उन्हें अपील करना चाहूँगा कि आप आएँ, पूरा मीडिया यहाँ होगा, निडर होके आएँ और वार्ता करें।
जिससे कि आम आदमी को राहत मिल सके और आगे आपकी बात पहुंचा सके। और मुझे तो अब ये लगता है कोई लीडर है ही नहीं इनमें, लीडर कोई है ही नहीं। हालांकि जिला प्रशासन उम्मीद जता रहा है कि जल्द ही इन आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू हो जाएगी। इस बीच इनसे वार्ता लगातार होगी और अभी जो फिर प्रयास किया, आज भी 2-3 वार्ताओं के राउंड चले और मुख्य रूप से जो वार्ता अब जो हुई है उसमें दोनों पक्ष जो हैं उसमें सकारात्मकता है और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने इस धरने को लेकर के इस पर निर्णय देंगे। इनकी जो सीमित मांगे थी उसके विषय में सरकार वैसे भी सकारात्मक है। सैनी समाज 12% आरक्षण की मांग को लेकर धरना दे रहा है। सरकार ने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह को वार्ताकार नियुक्त किया है। संभागीय आयुक्त ने भी आंदोलनकारियों से वार्ता की कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी सरकारी वार्ताकार से बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। आंदोलनकारी धरना स्थल पर ही वार्ता की मांग पर अड़े हैं। प्रशासन धरना स्थल पर आकर वार्ता शुरू करे। मुरारी लाल सरकार पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप। आंदोलन के संयोजक मुरारी लाल सैनी का आरोप है कि सरकार किसी न किसी तरह से आंदोलन को स्थगित कराना चाहती है। जो भरतपुर जिले के वैर तहसील के बेरी गांव में अभी जोनिंग की है, जो ज़्यादा उसने 2 दिन नौकरी की होगी, 3 दिन की होगी, 10 दिन की होगी, तो उसका भी ट्रांसफ़र जालौर कर दिया है, ये बाड़मेर कर दिया है। जो ऐसी बदले की भावनाओं से सरकार जो काम कर रही है। बहरहाल प्रदेश के इस नए आंदोलन को लेकर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भरतपुर जिले के अलावा अन्य जिलों से भी लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दौसा के बाशिंदों के लिए पानी की समस्या नई नहीं है। हर साल यहां गर्मी में लोगों को बूंद बूंद के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इस बार भी हालात भयावह हैं। एक रिपोर्ट। बन गई है ऐसी परेशानी जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। ये तस्वीरें राजधानी जयपुर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दौसा जिले की है, जहां लोग एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं। पानी की समस्या नहीं, नल कम आते, हमारे चंडाई पे चढ़ते नहीं है, इसलिए हम टैंकर मंगाते। दूरी है, हेडपंप हमारे मोहल्ले में तो ही नहीं है। दौसा के बांदीकुई और बसवा में 10 दिन में एक बार पानी आता है। वहीं दौसा जिला मुख्यालय पर 7 दिन में एक बार पानी मिलता है, और वो भी चंद मिनटों के लिए। नल नहीं आते, 6 दिन में नल आते हैं। अजब भी कमी प्रेशर देते ही नहीं हो। फिर क्या करना पड़ता है? अब टैंकर की वेट करते हैं, टैंकर भी नहीं आता। 7 दिन में 10 दिन में ऐसे टैंकर लेके आते हैं। शहरों की हालत आपने देख ली, अब एक नजर गांवों पर दौड़ा लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पानी के लिए कई किलोमीटर तक पैदल सफर करती हैं। चिलचिलाती धूप में भयंकर लू के थपेड़े सहते हुए अपने और अपने अपनों की प्यास बुझाने के लिए आग बरसाते आसमान के नीचे झुलसती हैं या फिर झुलसने के लिए मजबूर हैं। महिलाएं रोज 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती हैं। ऐसे में महिलाएं दिन में 2 या 3 चक्कर लगा लेती हैं तो पानी के लिए करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करती हैं।
दोपहर के 3 बजे इतनी भरी धूप में हमको नीचे पानी भरने के लिए आना पड़ता है। हमारे बिल्कुल भी पानी नहीं आता और चढ़ाई से पानी नहीं चढ़ता है और 5-5, 6-6 दिन में हमारे टैंकर आता है। यहाँ पे नल बहुत कम, आधे घंटे नल आते हैं जिसमें हमारे पानी नहीं चढ़ता चढ़ाई के चक्कर में। हाँ, 6 दिन में 1 दिन आते हैं हमारे नल। दौसा में पानी चुनावी मुद्दा बनता आया है, तभी केंद्र सरकार ERCP के जरिए 13 जिलों को पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दे रही है, तो राज्य सरकार इसरदा से पानी उपलब्ध कराने का भरोसा दे रही है। ऐसे में दौसा जिले की जनता को पानी कब मिलेगा यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ है, अगर मॉनसून दौसा पर मेहरबान हो जाए और बारिश के पानी का संग्रह हो जाए तो निश्चित रूप से जिले में पानी की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और आगे बढ़ेंगे। एनडीआरएफ ने आज जैसलमेर के सुनार दुर्ग की तलहटी में भूकंप हादसे के बाद किए जाने वाले बचाव कार्यों को लेकर एक मॉक ड्रिल किया। इस दौरान टीम अपने साथ लाए गए भूकंप के बाद बचाव संबंधित उपकरणों का भी प्रदर्शन करती नजर आई। तस्वीरें देखकर परेशान मत हो, यह आपदा से निपटने की तैयारी है। अगर कभी भूकंप आया तो राज्य सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन तक इस आपदा से कैसे निपटेगा, यही जांचने के लिए बुधवार को एनडीआरएफ की टीम ने जैसलमेर के सोनार दुर्ग की तलहटी में भूकंप हादसे के बाद किए जाने वाले बचाव कार्यों को लेकर मॉक ड्रिल किया। इस दौरान टीम अपने साथ लाए गए भूकंप के बाद बचाव उपकरणों को भी प्रदर्शित किया। साथ ही घायलों के इलाज के लिए मेडिकल पोस्ट और संचार के लिए स्ट्रेचिंग एरिया भी स्थापित किए। एनडीआरएफ का यह मॉक ड्रिल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे असल में वहां भूकंप आया हो और उसमें एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में लगे हों। इस मॉक ड्रिल के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह, पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत, सीएमएचओ डॉक्टर कुणाल साहू समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है जो कि भूकंप की घटना से संबंधित है और इसमें एनडीआरएफ के जो डिप्टी कमांडेंट साहब हैं योगेश जी, उनके नेतृत्व में लगभग 32 के करीब लोग हैं। और अब बात है रणथंभौर टाइगर रिजर्व की, जहां शिकार के लिए 2 बाघ आपस में भिड़ते नजर आए। वनराजों की दहाड़ सुनिए, एक का दूसरे पर आक्रमण देखिए, वनराज के पांव के आघात से उठती धूल देखिए और इनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। ये वो नजारे हैं जिसे देखने वाले इसे तमाम उम्र याद रखेंगे। तस्वीरें सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर की हैं। यहाँ के जोन नंबर 2 में सुबह की पारी के दौरान सांभर के शिकार को लेकर 2 टाइगरों की जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। 2 टाइगरों के संघर्ष को देखकर सैर पर आए सैलानी गदगद हो गए। टाइगरों की आपसी भिड़ंत में टाइगर T120 के भारी पड़ने पर बाघिन शिकार छोड़कर चली गई, लेकिन दोनों टाइगरों की भिड़ंत का वीडियो पार्क भ्रमण पर गए पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। रणथंभौर में बढ़ती टाइगर की तादाद के चलते टाइगरों में आए दिन आपसी संघर्ष देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी कई बार रणथंभौर के टाइगर आपस में जोर आजमाइश कर चुके हैं। बुधवार सुबह जोन नंबर 2 में सांभर के शिकार को लेकर टाइगर T120 और बाघिन एरोहेड T84 के बीच संघर्ष हो गया, जिसमें टाइगर T120 भारी पड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।